औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, और इसका हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में इंशाल्लाह हम लोग आज कुछ साइड बॉक्सेस जो है देखेंगे एंड देन सॉल्ट्स को शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो रिकॉल करवा देता हूँ। हीचिंग पढ़ा था, मेजरिंग द पीएच वैल्यू बाय यूजिंग द पीएच मीटर हमने देखा था, और पीछे हम लोगों ने इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात की थी, पीएच पेपर की बात की थी, लिटमस की बात की थी, एप्लीकेशन द पीएच वैल्यू की बात हम लोग कर चुके हैं। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। तो सर्टेन प्लांट्स, एक साइड बॉक्स आपकी बुक पे मौजूद है कि मखसूस पौधे जो हैं वो मखसूस पीएच वैल्यू में ही उगते हैं। सुन रहे हो? ये आपके स्विमिंग पूल के बारे में आपको बताया। ये कुछ सर्टेन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं सक्सेसफुली, बड़ी कामयाबी के साथ एट ए पर्टिकुलर पीएच रेंज। एप्पल को उगने के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए, ठीक है। ब्रॉड बीन्स, ये फलियां हैं, इनको उगने के लिए भी एसिडिक सॉइल चाहिए। कैरेट, गाजर को उगने के लिए 7.5 तक भी चलता है, बेसिक एसिडिक के इन बिटवीन एवरेज। ऑनियन एसिडिक, वही बात समझ आया। पोटैटोज एसिडिक मीडियम में उगेंगे, टोमेटोज वो भी एसिडिक मीडियम में, समझ आया नहीं यार? तो यही आपके लेक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर नेक्स्ट बेटा ये है कि द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ स्विमिंग पूल इज 7.2 to 7.6, कि अगर स्विमिंग पूल के पानी की जो पीएच वैल्यू है वो 7.2 और 7.6 के दरमियान में हो। नहीं समझा? ये 7.2 और 7.6 के दरमियान में हो तो जो उसका पानी है वो नहाने के लिए मुनासिब होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा क्यों? सवाल समझ आया? तो जो आप सुन लें, द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ स्विमिंग पूल इज 7.2 to 7.6 बिकॉज इन ह्यूमन टीयर्स, जो इंसान के आंसू हैं, आँख में जो आपके पानी मौजूद है, याद रखना, क्योंकि इंसानी आँख के जो आंसू हैं उनके लिए व्हेन द पीएच इज आउटसाइड दिस रेंज, जब पीएच वैल्यू इस रेंज से बाहर हो जाती है, चाहे नीचे चली जाए चाहे ऊपर चली जाए, 7.6 से 7.7 हो जाए या 7.2 से 7.1 हो जाए, तो बेटा इंसानी आँख में चुभन पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि नुकसानदेह है। ये इंसानी आँख के आंसुओं की पीएच रेंज है। इंसानी आँख के आंसुओं की पीएच रेंज ये है। अगर बात इससे बाहर निकल जाए तो इंसान की जो आँखें हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। समझ आया नहीं यार? सो देयरफॉर दिस इज द पीएच, ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर द स्विमिंग पूल वाटर। एंड नेक्स्ट, स्टोमिक एसिडिटी की बात चल रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टोमिक एसिडिटी, तो आप लोग क्या इससे डिड्यूस करेंगे? क्या मतलब है स्टोमिक एसिडिटी का?
क्या होता है पेट के अंदर? बोलो यार बोलो। पेट में कुछ कुछ होता है। क्या होता है पेट के अंदर? चलो जी देख लेते हैं। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव और गैस्ट्रिक जूस, आपके स्टोमिक यानी आपके मैदे में जो मैदे की दीवारें हैं उनके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। उनके अंदर से एक सिक्रीशन, एक लिक्विड खारिज होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। उसका मेजर कंपोनेंट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नमक का तेजाब HC। और ये इतना तेज़ होता है, कहते हैं अगर इसका एक कतरा आपकी हथेली पे डाल दिया जाए तो सुराख करके दूसरी साइड से बाहर निकल आए। आपकी खुराक पे जब ये पड़ता है तो उसको क्या कर देता है? उसको पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। आप तो नवाले खाते हो ना, ऐसा ही है ना, नवाले खाते हो ना, लेकिन जब आपकी बॉडी से वही खाना खारिज होता है तो वाकई पेस्ट बन चुका होता है। जितना अच्छा खाते हो उतना बुरा बन के बाहर निकलता है। ऐसा है या नहीं है? वो कैसे बनता है वैसा? बाक़ात आप रोटी खाते हो तो नवाला पूरा पूरा भी अंदर चला जाता है तेज़ खाने से। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? सो जनाब जी गौर से सुन लें, उसके ऊपर पहले तेज़ाब अमल करता है और उसको पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, उससे साड़ देता है उस खाने को, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। समझ आया नहीं यार? द मेन कंपोनेंट जो सबसे बड़ा जुज़्व है डाइजेस्टिव और गैस्ट्रिक जूस का इन द स्टोमिक मैदे में इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आलमोस्ट तकरीबन 2 लीटर्स, कितना? 2 लीटर ऑफ इट इसके इस सिक्रेटेड खारिज होते हैं ईच डे, हर रोज़, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तकरीबन 2 लीटर तक। पेप्सी की बोतल देखी है, 2 लीटर की लेके आते हो ना बड़ी वाली, तो 1.5 लीटर की नहीं, 2 लीटर की बोतल जंबो पैक, उतना आपका मैदा हर रोज़ गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है। 2 लीटर। हाउएवर बैरकैप इसके अलावा समटाइम्स बाज़ का टू मच एसिड है। नॉर्मली 2 लीटर और बाज़ का फिर क्या होता है? टू मच, बहुत ज़्यादा एसिड इज सेक्रेटेड, तेज़ाब खारिज होता है इन द स्टोमिक मैदे में, विच कॉजेज इंडाइजेशन। यहाँ से डेफिनेशन बन गई है। द इंडाइजेशन caused by the increased amount of hydrochloric acid in the stomach। बदहजमी जो पैदा होती है किसकी वजह से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मिकदार की वजह से मैदे में पैदा होने वाली बदहजमी को क्या कहते हैं? मैदे की तेजाबियत। खाना हजम ही नहीं होता, खट्टे खट्टे डिकार आएंगे, खाना डिकारों के साथ बाहर आएगा, खाना पेस्ट में। देखे बेटा, तेज़ाब की एक मखसूस मिकदार चाहिए होती है खाने को पेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, खाना हजम हो जाएगा। हजम होने का मतलब यह खाना पेस्ट में कन्वर्ट हुआ, अंतड़ियों में चला गया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जब तेज़ाब ज़्यादा हो जाता है, खाना बजाय इसके हजम हो मैदे में रहा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूटता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता। तो वो जो इनडाइजेशन हो रही है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, उस इनडाइजेशन को नाम दिया जाता है स्टोमिक एसिडिटी। नहीं समझे? डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टोमिक: द इनडाइजेशन caused by the increased amount of hydrochloric acid in the stomach is called acidity of the stomach। And now how unpleasant fishy odor is reduced। आंटियाँ बड़ी चलाक होती हैं, बड़ी तेज़ होती हैं, या ये कहूँ कि बड़ी सुगड़ होती हैं, या अल्लाह ताला ने देखे उनको कैसी अकल दी है हमारी माओं को, हमारी बहनों को, कि वो मछली की जो अंदर से स्मेल आ रही होती है, नहीं आ रही होती, उसको वो जब पका लेती है तो वो स्मेल ख़त्म हो चुकी होती है। कैसे ख़त्म करते हैं? तो बेटा जी लींबू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है?
जैसे मछली के ऊपर लीमू, देखो बेटा जो स्मेल है ना किसकी, फिश की, वो बिकॉज ऑफ दिस आइन है। ये मैंने बनाया हुआ, लिखा हुआ पहले कहीं, यूरिया ना यूरिया, उसका फार्मूला ये है। पेशाब से एक स्मेल आती है नहीं आती, वो इस आइन की वजह से है, अमाइन की वजह से। ये यूरिया आपके पेशाब से निकलता है, यूराइन कहते हैं ना, यूराइन, पेशाब को यूराइन ही कहते हैं। तो उसके अंदर से जो स्मेल आती है ना पेशाब की, अब आपका छोटे बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, बैठते हैं, फौरन स्मेल आती है, कहते हैं किसने पेशाब, वो इस अमाइन की स्मेल है। अगर ये अमाइन केमिकल रिएक्शन के जरिए से किसी और आइन में चेंज हो जाए तो स्मेल आएगी? नहीं आएगी। तो जैसे ही आप तेज़ाब लगाते हैं ना, मतलब लींबू लगाते हैं मछली पे, तो ये अमाइंस स्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं और उस कंपाउंड की स्मेल नहीं होती। तो नतीजतन आप मछली आसानी से कहते हैं, आपको कोई स्मेल समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल। इस अब अजीब गरीब किस्म की बात मैंने कह भी दी, रिकॉर्ड भी होगी। तो दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द वर्ल्ड। वी मेक द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी पुट लेमन जूस, जब हम नींबू का रस लगाते हैं ऑन द फिश, किस पे, मछली पे। द अनप्लीजेंट फिशी ऑर्डर, जो मछली की नागवार बू जो होती है, इज ड्यू टू द अमाइंस। और अमाइंस कौन है? ये NH2, अमोनिया से अमाइंस निकलते हैं। द स्ट्रिक एसिड, कौन सा एसिड? स्ट्रिक एसिड, नाम है लींबू के तेजाब का, प्रेजेंट इन द लेमन जूस। लेमन जूस में मौजूद स्ट्रिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है अमाइंस NH2 को टू नॉन वोलाटाइल। ये अमाइंस वोलाटाइल होते हैं, क्या होते हैं? उड़ने वाले होते हैं। मछली वहाँ पड़ी है, बू यहाँ पे आ रही है, ये मछली के बदन से निकल कर हवा में शामिल हो जाती है। जैसे आप पेशाब करते हैं तो हमें भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, आती है, छोटे पेशाब की स्मेल आती है ना फौरन, आती है नहीं आती? लाइक दैट अमाइंस, याद रखें, तिरान पजीर होते हैं, उड़ते हैं। जैसे आपका पर, यस कम इन बेटा, जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, चुप करके आके बैठ जाएगा, गौर से सुनो। अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस जो होते हैं ये उड़ने वाले होते हैं। जैसे आपकी खुशबू उड़ती है ना, ऐसे ये भी उड़ने वाले होते हैं। अब जैसे ही स्ट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है तो वो उड़ना, जो नया कंपाउंड बनता है, उड़ना बंद कर देता है और उसकी स्मेल भी कोई नहीं होती। तो लेमन जूस कन्वर्ट्स द अमाइंस टू नॉन वोलेटाइल सॉल्ट्स, किसमें बदल देता है? ना उड़ने वाले नमकियात में, थस रिड्यूसिंग द ऑर्डर, और इससे मछली की भूख ख़त्म हो जाती, कम हो जाती। बात नहीं समझ, मज़े की चीज़ है ना। इसे घर में भी अप्लाई कर सकते हो। जिस बिस्तर से बू आ रही हो, खुदारा चाहे एक लीमू निचोड़ दिया करो, जब उसको धो दो पानी में डुबो के, या एक सिरके का 1 चमचा या 2 चमचे डाल के, अच्छा भी लगेगा। लीमू की स्मेल अच्छी होती है। आगे आपकी मर्जी। जनाब नेक्स्ट लेक्चर में आज या कल हम सॉस देखेंगे, बिकॉज आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ तक सारा कुछ समझ आ गया? अच्छा बेटा, एक सवाल है, सॉल्ट्स शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइएगा कि सॉल्ट्स होते क्या हैं? छोटी सी डेफिनेशन है ना। सॉल्ट्स मैंने हज़ारों दफ़ा आपको बताया, आयनिक कंपाउंड्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एसिड कंप्लीटली और पार्शली बाय मेटालिक एटम्स। आपको ये पता है कि आर्हेनिस की थ्योरी ये कहती है कि 2 सब्सटेंसेस विच गिव H positive ions in aqueous solution are called acids। एसिड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में आपको H पॉजिटिव आयन दें, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एसिड्स कहा जाता है। और अगर एसिड्स के वो H पॉजिटिव आयन्स जो हैं, उनकी जगह पे हम क्या लगा दें? मेटल। और से सुने, किसी एक एसिड का नाम बता दें, किसी एक एसिड का। HCl, अभी पीछे बढ़ा, ये कैपिटल C आएगा
बेटा इसका मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। एसिड की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी। जब भी कोई तेजाब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? साल्ट और साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैंने आपको बताया था कि मेटल जो होती है वो एसिड का हाइड्रोजन के अलावा वाला पार्ट पकड़ लेती है, हाइड्रोजन को छोड़ देती है, क्योंकि हाइड्रोजन भी कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और मेटल भी कौन सा आयन बनाती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करता है? तो रिपेल करेगा ना। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। समझ आया? तो यहाँ बन जाएगा Na, बन गया नमक। तो आपने क्या किया? आपने रिप्लेस किया किसको? हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम एन एसिड बाय ए मेटल एटम। तो आपको जो कंपाउंड मिला वो क्या कहलाया? साल्ट कहलाया। साथ क्या निकली? हाइड्रोजन गैस। ये उड़ जाती है। समझ आया नहीं आया? अच्छा जनाब, अब इसको बैलेंस करें या बैलेंस्ड है? हाइड्रोजन 2 निकलेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2 सोडियम 2 NaCl। इशू रिजॉल्व। तो जरा डेफिनेशन बता दें। दोज आयनिक कंपाउंड्स which are formed by the complete or partial। एक और चीज बता देता हूं, गौर से सुनना। जैसा कि आपके पास कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है H2CO3। क्यों? CO3 की वैलेंसी कितनी है? 2। समझ आया? इसके साथ आप सोडियम को मिला लें। सोडियम कितने हाइड्रोजन है? 2। इसका बेटा स्ट्रक्चर देखें। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे, यहाँ पे H पॉजिटिव जो है यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का। अब अगर मैं सोडियम का ऐसा रिएक्शन करवाता हूँ तो सोडियम का क्या करता है? इसको हटा देता है और इसकी जगह ले लेता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये H बन जाएगा। ठीक है? समझ आया? तो जब सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा? NaHCO3। इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन। NaHCO3 इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। सुन रहे हो? प्लस क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। पहले कहा था मैंने। अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकले हैं, हमने तो एक रिप्लेस किया, तो फिर 2 सोडियम मिलेंगे। सुन रहे हो? बात नहीं समझ रहे हैं? 2 कार्बोनिक एसिड के साथ 2 मीठे सोडे के मॉलिक्यूल में बनेंगे आपके पास और एक H2 निकलेगा। समझो नहीं समझे? तो क्या हुआ? अब मेरी बात सुनो। यहां पे कितने हाइड्रोजन थे? 2। आपने कितने रिप्लेस किए अभी तक? 1। कितने किए? 1। कितने किए? तो पार्शल की ना, एक पार्ट किया ना, पूरा तो नहीं किया। तो इसमें अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है। यहां पे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। चले इसी रिएक्शन को ऐसे देखें। H2CO3 प्लस Na। बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? बोलो। चलो, 1 सोडियम नहीं 2 सोडियम। कितने सोडियम? दूसरे ने भी क्या कर दिया? H को इलेक्ट्रॉन दे के भेज दिया, रिप्लेस कर दिया। तो कितने सोडियम मिले? 2। दोनों हाइड्रोजन गए तो क्या बन जाएगा? Na2। 2 सोडियम लग गए ना, CO3। इसकी 2 यहाँ पे, इसकी 1 यहाँ पे। 7 हाइड्रोजन कितने निकले? 2। एक और। अब यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गई है। इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, धोबी सोडा, सोडैश। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? यहां पे देखे बेटा, दोनों हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। समझ आया नहीं यार? आप कार्बोनिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करें तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये आपको आयंस की शक्ल में मिलते हैं और इन्हें कहा जाता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। इन्हीं को रिप्लेस करें अगर मेटल एटम्स के साथ तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सॉल्ट्स। ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें हासिल होते हैं किसी भी
तेजाब में मौजूद रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स को, क्या कौन से हाइड्रोजन आइटम्स रिप्लेसेबल, ये रिप्लेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी तेजाब में मौजूद सारे के सारे हाइड्रोजन आइटम्स रिप्लेस किए जा सके। मिसाल CH3 COOH, इसमें से ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकते, सिर्फ एक ये रिप्लेस हो सकते। जब आप इसको आयनाइज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, CH3 COO नेगेटिव प्लस 1H पॉजिटिव। तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम, इसकी वजह से ये तेजाब कहलाता है। ये तेजाबी खुसूसियात का जो मालिक है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन की वजह से है, बाकी हाइड्रोजन की वजह से। तो इस वजह से हमने रिप्लेसेबल का नाम लिखा कि वो आयनिक कंपाउंड्स जो किसी भी तेजाब में मौजूद आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स को कंप्लीटली या पार्शली मेटालिक एटम्स के जरिए से रिप्लेस करके हमें हासिल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। सॉल्ट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे, सॉल्ट्स बनते कैसे हैं ये भी पढ़ लेंगे, सॉल्ट्स के यूजेस क्या हैं।